Yes, good afternoon. Hello, everyone. And we are back again. I have decided to go with the other book of Sheth that I have, which is called as The Nature of Personal Reality. A plastic cover किया है, तो it will not be very clearly seen. The name of the book, cover पे जो लिखा है, वो है A Sheth book, The Nature of Personal Reality, Specific Practical Techniques for Solving Everyday Problems and Enriching the Life You Know by Jane Roberts and notes by Robert Butts, उनके हस्बैंड. अब ये किताब शुरू से ही ना मैं एडिट करते जाऊंगी. और क्योंकि हमने उनकी दूसरी किताब पढ़ी है, and we are pretty aware of his way of writing and how Robert Butts and Jane Roberts presents it. हमको पता है उनकी कैसे वो चलता है. So I'm going to be skipping a few things, और जो भी important है वो important points मैं पढ़ते जाऊंगी, important pages में पढ़ते जाऊंगी. Alright, so every day I'll be editing it to some extent in case if you have the book. Shall we begin? या श्री गणेशाय नमः. या लेट्स बिगिन. ऑलराइट, तो जैसे मैंने कहा कि ये किताब जो है द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी. शब्द, एक एक शब्द को अगर आप देखोगे, रियलिटी यानी सत्य. सत्य, जो हमारा सत्य क्या है, हम जिसको रियलिटी समझते हैं वो तो अब हम जानते हैं कि वो रियलिटी है ही नहीं. राइट. वो रिलेटिव है. मतलब इट्स अ रिलेटिव ट्रुथ. इट्स नॉट द इटर्नल ट्रुथ और द अल्टीमेट ट्रुथ. तो वो जो इटर्नल ट्रुथ है, वो जो परम सत्य है, वो जो सत्य है, उसका स्वभाव कैसा है, या उसका नेचर, यहाँ पे उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है. तो मैं अगर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हूं, तो फिर मेरा स्वभाव, मेरे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस का गुणधर्म तो ज्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन कह लो क्वालिटी कह लो या नेचर कह लो, ये कैसा होगा. राइट. उसके बारे में वो इस किताब में बात करते हैं. और आई एम ऑन पेज नंबर 10 and 16. प्रीफेस जो है, मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे जो बताया जाता है, वो मैं आपको पढ़ रही हूँ. द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, we will call this evening's essay The Manufacture of Personal Reality. तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, लास्ट किताब में उनकी, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. राइट. तो अब वो बोल रहे हैं द मैन्युफैक्चर ऑफ पर्सनल रियलिटी. तो मेरा सत्य, मेरी रियलिटी अगर मैं क्रिएट करती हूं, तो इसको मैं निर्माण कैसे कर सकती हूँ या मैन्युफैक्चर कैसे कर सकती हूँ. ये हेडिंग उन्होंने देना पसंद किया. अब वो कहते हैं एक्सपीरियंस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइंड, द स्पिरिट, कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स. यहाँ पे उन्होंने कहा अनुभव जो है ये कहाँ से आता है, दिमाग से आता है, आत्म से आता है, जागृत विचार और भावनाएं, और मतलब कॉन्शियस विचार और भावनाएं, और अनकॉन्शियस विचार और भावनाएं, दोनों में से कॉन्शियस थॉट्स, अनकॉन्शियस थॉट्स, कॉन्शियस इमोशंस, अनकॉन्शियस इमोशंस एंड माइंड एंड द स्पिरिट, इसमें से हमारा अनुभव तैयार होता है. द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू स्वामी सर्वप्रियानंद, और बहुत उन्होंने, जैसे आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, ऐसे उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया. C+O = E. ओके. ये उन्होंने फॉर्मूला दिया. कॉन्शियसनेस प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस. कितना सिंपल हो गया. आप सामने बैठे हो, अगर मैं कॉन्शियस नहीं हूं तो मैं आपको देख नहीं सकती. राइट. आंखें हैं मेरी, तो ये जो ऑब्जेक्ट के साथ, सो कॉन्शियसनेस प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस. तो एक्सपीरियंस जब भी कोई दो चीजें जुड़ती है, या रादर लेट मी से इट,
जब भी हमारा कॉन्शियसनेस किसी भी चीज से जुड़ता है, अगर मेरी आंखें है लेकिन उसमें लाइट नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या मैं देख पाऊंगी? तो आंखें मेरी ऑब्जेक्ट बन गई, राइट? सो माई कॉन्शियसनेस, माई आईज, विच आर माई ऑब्जेक्ट, थ्रू दैट ऑब्जेक्ट आई एम कनेक्टिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज यू. Everything else becomes an object. कॉन्शियसनेस प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस. यहाँ पे अनुभव का वही व्याख्या यहाँ पे वो दे रहे हैं. You are hardly at the mercy of a reality, therefore, that exists apart from yourself or is thrust upon you. तो जो भी हमारा सत्य है, कोई जबरदस्ती का सत्य नहीं है. जो भी हमारी रियलिटी है, हमने ही क्रिएट की है. हम ही हमारी रियलिटी है. वी रियलिटी हमारी कोई अलग चीज नहीं है जिसको हमारे अंदर बिठाया गया हो. हमारा अस्तित्व ही हमारा सत्य है. सो अवर रियलिटी इज अवर एग्जिस्टेंस, right? So you are hardly at the mercy of a reality that therefore that exists apart from yourself or is thrust upon you. You are so intimately connected with the physical events composing your life experience that often you cannot distinguish between the seemingly material occurrences and the thoughts, expectations and desires that gave them birth. जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, जो भी मेरे सुख दुख के कारण है, ऑल ऑल माई रियलिटी विच हैव कम आउट ऑफ माई पेन और प्लेजर विच एवर इट इज, ये सारा जो है कहाँ से आया? मेरे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी दुखी है या मेरी जिंदगी सुखी है, या आज सुबह दुखी थी लेकिन अभी सुखी है, शाम को शायद फिर से दुखी हो सकती है, कल सुबह सुखी हो सकती है, ये जो मेरा सुख दुख है, ये कहाँ से आया? मेरे विचारों से, मेरे भावनाओं से, मेरी अपेक्षाओं से, मेरी इच्छा आकांक्षाओं से. सो माई डिजायर्स, माई एक्सपेक्टेशंस, माई थॉट्स, माई इमोशंस, माई फीलिंग्स, it is that which created the experience. जो भी हो रहा है मेरी जिंदगी में, प्रॉब्लम ये है कि जो हो रहा है उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, हम उसके साथ इतने उसकी, देयर इज वन मोर वर्ड द अदर डे वी वर डिस्कसिंग, असंग. स्पिरिचुअलिटी में असंग होना बहुत जरूरी बनता है. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, हमारे शास्त्र में कई बार यूज किया जाता है. असंग यानी अनअटैच्ड. लेकिन हम हमारे साथ जो भी हो रहा है, एक्सपीरियंस, वो जो ई है, उसके साथ इतने जुड़े हुए हैं कि जिसने उनको बनाया है वो हमें दिखते ही नहीं है. हम देखने वाले और हमारे अनुभव, लेकिन बने कहाँ से? हमारी इच्छाओं से, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे अपेक्षाओं से. वो हमें दिखते नहीं है कि अरे भाई, मैंने ही तो ये इच्छा की थी, या मैंने ही ये अपेक्षा की थी, या मैं ही ये चाहती थी, राइट? वो हम देखते नहीं हैं और अनुभव के साथ जुड़ जाते हैं. If there are in strongly negative characteristics present in your most intimate thoughts, if these actually form bars between you and a more full life, still you often look through the bars, not seeing them. बहुत अच्छा मेटाफोर यहाँ पे दिया है, या बहुत अच्छी उपमा यहाँ पे उन्होंने दी है. देखो, खिड़की में सरिये लगे हुए होते हैं ना, राइट? देर आर बार्स इन द, लोखंड के जो सरिये लगे हुए होते हैं. जब हम खिड़की के बाहर देख रहे हैं, हमें वो सरिये नहीं दिखते. हम उनको बाईपास करके डायरेक्टली बाहर देखते हैं. हमें वो जो रेलिंग है, या वो जो भी आयरन के रॉड्स है, वो हमें नहीं दिखते. वी डायरेक्टली कनेक्ट टू व्हाट इज आउटसाइड द विंडो. सो सिमिलरली हियर ही इज सेइंग कि हमारे दिल ही दिल में बहुत सारी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है. सबसे पहले तो दिल ही दिल में है का मतलब होता है हम उनको मान्य करने को तैयार नहीं है.
हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं कैसे बुरा सोच सकती हूँ, नहीं नहीं मैं तो ऐसा, मैं ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन दिल ही दिल में जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी वो बार जैसा है। हम उसके पल परा जो अनुभव है, उस अनुभव को देखते हैं, लेकिन अपनी ही नेगेटिविटी, अपने ही थॉट्स, इमोशंस एंड अपने ही एक्सपेक्टेशंस, इसको हम बाईपास कर जाते हैं। until they are recognized, they are impediments। तो ये हमारी बाधाएं बनती है। हमारे डिजायर्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस, थॉट्स एंड इमोशंस, ये हमारे ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। इम्पेडिमेंट्स यानी बाधाएं, यानी अंतराय बनते हैं ये। कब तक? हर हर सेंटेंस में ना जवाब दिया हुआ है। एंड दैट इज व्हाई द मिनट आई रेड द 2 पेजेस आई वाज लाइक नहीं, वी हैव टू रीड दिस। कब तक? जब तक कि हम उनको पहचानते नहीं। ये मेरी ही अपेक्षा थी, ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरे ही विचार थे, ये मेरी ही भावनाएं थी, ये मेरे ही सरिये है, ये मेरे भाव आयन बार्स जो है, ये मेरे ही है। जब तक हम उन्हें पहचानते नहीं, तभी तक हम हमको वो एक रुकावट लगेंगे या ऑब्स्टिकल्स लगेंगे। इवन ऑब्स्टिकल्स हैव अ रीजन फॉर बीइंग, लेकिन बिना वजह नहीं होते कोई रास्ते में रुकावट जो आती है हमारी जिंदगी में। ये रुकावटों को भी कोई ना कोई वजह होती है। इफ देर आर ऑब्स्टिकल्स इन अवर पाथ, इन अवर लाइफ, and I'm so happy that Visha is listening to this. If there are obstacles in our path, in our life, then those obstacles are there for a reason. आई एम टेलिंग यू नो, एवरी स्टेटमेंट जो यहाँ पे वो लिख रहे हैं, हर वाक्य जो बोला जा रहा है, इट इज कैरिंग सच डीप मीनिंग। ईच ऑब्स्टिकल हैव अ रीजन फॉर बीइंग। If they are your own, then it is up to you to recognize them and discover the circumstances behind their existence। तो उनको पहचानो, और कहाँ से आए हैं ये रुकावटें, ये ऑब्स्टिकल्स कहाँ से आई है, इन उनका अस्तित्व कहाँ पे है, इसको जानना पहचानना हमारा काम बन जाता है। योर कॉन्शियस थॉट्स कैन बी ग्रेट क्लूज इन अनकवरिंग सच ऑब्स्ट्रक्शंस। अब देखो, सोचेंगे तो हम माइंड का उपयोग जो करेंगे, हम थिंकिंग जो करेंगे, ये तो हम सिर्फ जागृत अवस्था में कर सकते हैं। तो हमारी जागृत अवस्था अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। right now it is more important how much attention to be give to our conscious, even though our conscious state is maybe 2%, but it is in the conscious state that we are suffering, that we are feeling the pain and pleasure, and it is in the conscious state that we will see the reasons, understand them and overcome them. You understand, when we are asleep we are not really suffering. Deep sleep, definitely not. Um, even dream state, not so much. But conscious state, we are suffering constantly and for a longer period of time. So, this is important, that your conscious thought can be great clues in uncovering such obstruction. You are not nearly as familiar with your own thoughts as you may imagine. Huh? They can escape from you like water through your fingers, carrying them with them vital nutrients that spread across the landscape of your psyche, and all too often carrying sludge and mud, clog up the channels of experience and creativity. सारा कचरा अगर हटाया जाए, हाँ, जैसे कहते हैं ना, हार्ट ब्लॉकेज आ गया भाई, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो अभी उसको साफ करना होगा, उसको क्लियर करना होगा। जहाँ पे वो ब्लैक ब्लॉकेज आ गया है, वहां पे स्टेंट डालना होगा, ताकि वो सर्कुलेशन रीएस्टैब्लिश हो जाए। ये मैं स्थूल शरीर की बात कर रही हूँ। दूसरा शरीर कौन सा है हमारा? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में भी ब्लॉकेजेस होते हैं। बिल्कुल, हमारी नाड़ियां ब्लॉक हो जाती है, प्राण शक्ति का वहन डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर हमें प्राणों का आयाम करके हमें वो ब्लॉकेज को क्लियर करना इम्पोर्टेंट बन जाता है, कि हमारे सूक्ष्म शरीर से जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस क्लियर करें।
और ये दो फिर भी हम सजगता के साथ मैनेज कर लेंगे। तीसरा शरीर जो हमारा है, जो है कारण शरीर, ये कारण शरीर हमारा प्रारब्ध तैयार करता है। अनेक जन्मों का खेल होता है। कई कार्मिक डेट्स होते हैं, कई कर्म के कॉज एंड इफेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने होते हैं, राइट। फिर उसको निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, अनलेस यू हैव अ ग्रेट थेरेपिस्ट और समबडी टू हेल्प यू आउट विद इट, राइट। सो हियर ही इज सेइंग यू आर नॉट नियरली एज फेमिलियर। तो क्या होता है ना, दे कैन एस्केप फ्रॉम यू। तो हमारे विचार जो है, हम क्या सोचते हैं ये हमें सच में नहीं पता होता। हमारे विचार हम पकड़ नहीं पाते, वो इतनी स्पीड से चले जाते हैं। सो वी आर नॉट एबल टू कैच अवर ओन थॉट्स। जैसे उन्होंने यहाँ पे और एक मेटाफोर दे दिया कि जैसे उंगलियों के बीच से पानी, आप हाथ से पानी उठाने की कोशिश करो, उंगलियों के बीच से सारा निकल जाता है। ऐसे हमारे विचार इस तरह से निकल जाते हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब वो निकल जाते हैं ना, तो वो सारा न्यूट्रिशन, सारी शक्ति भी लेकर जाते हैं। हाँ, वरना वो हमारे काम आती। अगर वो शक्ती म्हणजे गाळणी लागते म्हणतो ना आपण, तिथे त्याला गाळणी लागते। अगर वो हर विचार हमारे सजगता में आता, हर थॉट को अगर हम कैच कर सकते, अगर हमारी अवेयरनेस टॉप लेवल की होती, अगर हमने वो डेवलप की है, तो क्या होगा, थॉट्स जो है, इसकी शक्ति अक्यूमुलेट होगी, इकट्ठा होगी। और ये शक्ति जो है, ये हमारे अनुभवों को, एक्सपीरियंस को एनरिच करेगी। नॉट ओनली एक्सपीरियंस को एनरिच करेगी, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। क्रिएटिविटी को लेकर हमने लास्ट शेड स्पीक्स में काफी डिस्कशन किया कि हम कितने पावरफुली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स है, या पावरफुली क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है। हम आत्मा है, आत्मा शक्ति है हमारे पास। लेकिन ये विचारों से हमारी शक्ति सारी बह जाती है, वेस्ट हो जाती है। ऑलराइट। An examination of your conscious thoughts will tell you much about the state of your inner mind, your intentions and expectations, and will often lead you to a direct confrontation with challenges and problems. Your thoughts studied will let you see where you are going. They point clearly to the nature of physical events. What exists physically exists first in our thoughts and feelings. There is no other rule. ये परम सत्य है। कोई भी चीज हमारे जीवन के अनुभव में आने से पहले, कोई भी काम हम करने से पहले, कोई भी बात हम बोलने से पहले, कुछ भी होने से पहले, बाहर होने से पहले दिमाग के अंदर होता है। So actually, we are doing everything twice. When you think, oh, I have to wash this clothes, तुम्हारे दिमाग में तुमने कपड़े धुल लिए, तब जाके तुम्हारा शरीर, हाथ पैर तुम्हारे इस्तेमाल होंगे और तुम कपड़े धोओगे। हर एक चीज पहले एग्जाम दिमाग में देते हैं और बाद में हम बाहर जाके एग्जाम देते हैं। पहले दिमाग में चाय पीते हैं, फिर जाके चाय बना के कप में डाल के पीते हैं। देर इज नो अदर रूल। एवरी आधी आधी, हाँ, ये आयुर्वेदा में व्याधि को लेकर लेकर कहा जाता है, आधी आधी मग व्याधि। सो पहले दिमाग में बीमारी आती है, तब जाके वो शरीर में उतरती है। तो अगर शरीर में बीमारी आई है, यानी हमारे अंदर जो है वो बाहर आया है। अब अंदर के जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, थॉट्स है, उसको हमको देखना होगा, उनको हमको एग्जामिन करना होगा। विपश्यना ऑफर्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू दिस। सो विपश्यना जो मेडिटेशन है, उनका मेडिटेशन यही है कि बैठो, आंखें बंद करो, शांत हो जाओ, सांसों को स्थिर करो, और जो विचार आ रहे हैं उनको देखा करो बस।
जस्ट अलाउ द थॉट्स टू फ्लो एंड ऑब्जर्व द थॉट। अपने ही विचारों के दृष्टा बन जाओ। बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन थॉट्स। दिस इज अ वेरी गुड मेडिटेशन। अगर आप इस ये करोगे, अगर ये करने की सोचोगे, ज्यादा देर करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहूंगी 10-15 मिनट। दो आइडियली मेडिटेशन इज डन फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स एज योर एज। तुम्हारी जो उम्र है उतने मिनट तुमने मेडिटेशन करना है। लेकिन मैं कहूंगी आप 10 मिनट सिर्फ अपने विचारों को बैठकर देखो। 10 मिनट तो निकल ही जाएंगे, है ना? हाँ, मेरा मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही है। मिनिमम फॉर 21 डेज। ओके। हो सके तो 40 डेज मंडला आइडियली। लेकिन नहीं, सो 21 डेज 10 मिनट्स का कमिटमेंट करो, खुद को वादा करो। 10 मिनट बैठ के अपने थॉट्स को देखो और पता चल जाएगा कि क्या क्या थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। वॉट इज द कंटेंट ऑफ माई माइंड। मेरे ये मन का जो घड़ा है, ये घड़े में क्या क्या भरा हुआ है, तब जाके पता चलेगा। वरना माइंड विल कीप कनेक्टिंग यू टू सो मेनी थिंग्स। वस्तु, व्यक्ति, विषय, सब चीज को जुड़ाते रहेगा ताकि तुम अंदर झांको नहीं, so that you do not look what is inside. All right, so this is, there is no other rule. What exists physically exists first in thought and feeling. You have the conscious mind for a good reason. अगर जागृत अवस्था हमारी है तो क्या यूं ही है? है ना? If we have chosen to be conscious and then subconscious and then unconscious and then superconscious, there is a reason about why it is that way. So you have a conscious mind for a good reason. You are not at the mercy of the unconscious drives unless you consciously acquiesce to them. देखो, अनकॉन्शियस में शायद कहीं मुझे पता भी नहीं चला, मेरे दिल में शायद ये विचार, ये भावनाएं आए होंगे जिसके वजह से मेरा अब ये अनुभव हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि वो अनकॉन्शियस से सब कुछ हो रहा है, जिसको हम प्रारब्ध बोल रहे हैं, और वो अनकॉन्शियसली वो अपने आप फलित हो रहा है, और अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनकॉन्शियस को फलित होने के लिए कॉन्शियस की परमिशन की जरूरत होती है। कळलं मी काय बोलले? जे काय सुप्त आहे, सुप्त मनामध्ये आहे, जे काय अनकॉन्शियस माइंड मध्ये आहे, कॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस, आपण जागृत आणि जे जागृत नाहीये ते, असं दोनच जर आपण पकडले, तर आपल्या मनाच्या आत खोलवर काहीतरी विचार असतील, काहीतरी भावना असतील ज्या आपल्याला कळल्या नाही, आणि ज्याच्यामुळे आता माझ्या समोर ही परिस्थिती आलेली आहे. कारण प्रत्येक गोष्ट आपणच केलेली आहे हे गृहीत धरलं. सो दिस इज व्हॉट इट बिकम्स, that my experience, the experience which I am liking or mostly which I am not liking now, like हो सकता है, dislike हो सकता है, my experience which I'm not liking may have come somewhere from my unconscious thought or unconscious belief system or unconscious emotion. यहाँ पे शेठ इज गिविंग, ऍडिंग वन मोर थिंग टू इट. ते इथे म्हणताय की तुमच्या जागृतची परवानगी असल्याशिवाय सुप्त मनाचं अस्तित्व मध्ये येणं शक्य नाही. आता आलं लक्षात? युअर कॉन्शियसनेस हॅज टू से येस, ओके. Again, last few days I have been listening a lot to Swami Sarvapriyananda, and there was this girl who asked him कि यार हम लोग तो इतना मतलब अब वेदांत अभ्यास कर रहे हैं और इतना हम मेडिटेशन करते, सब कुछ करते, फिर भी स्वामी जी चढ़ाव उतार खत्म ही नहीं होते, इसके बारे में मैं क्या करूं? उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन एंड में उन्होंने यही कहा, जो चढ़ाव उतार आप बोल रहे हो, चढ़ाव है ये किसको पता चल रहा है? माइंड को. उतार है ये किसको पता चल रहा है? माइंड को. दोनों अवस्थाओं का अनुभव कौन बता रहा है? माइंड.
ताकत किसके हाथ में है, लगाम किसके हाथ में है? माइंड, जबकि होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके हाथ में है। अब माइंड अगर बोल दे, जो चढ़ाव है उसको माइंड अगर बोल दे, हाँ ठीक है यार, आई डोंट केयर, और जो उतार है उसको भी माइंड बोल दे, हाँ ठीक है यार, आई डोंट केयर, तो क्या सुख और दुख वहां रहेंगे? सो सिंपली इट इज पुट, it is our mind which says, oh, I'm so unhappy. It is our mind which says, oh, I'm so happy. But for either situation, if the mind says, I don't care, then where will your mind be? Neutral. And there is no sukh dukh in neutral. जब हम न्यूट्रल से हिलते हैं, ऊपर जाते हैं इलेशन, न्यूट्रल से गिरते हैं, नीचे जाते हैं डिप्रेशन, तब सारी गड़बड़ होती है। राइट, सी सिंक्रोनिसिटी देखो। जो भी मैं सुन रही थी, अभ्यास उनका लेक्चर सुन के कर रही हूँ, वो भी माइंड और कॉन्शियसनेस को लेके है। और यहाँ पे जो किताब हाथ में आई है और शेर जो बात कर रहा है, वो कर रहे हैं, वो भी माइंड और कॉन्शियसनेस को लेके ही है। सो हमने उपनिषदों में, एंड रिसेंटली द लास्ट उपनिषद दैट वी studied, we agreed that the most important, even in the last book in Shade Speaks में उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया हमारे लिए कि देखो, जो अनकॉन्शियस है, हाँ, सुषुप्त अवस्था, उसमें जो है वो तुम्हारे ड्रीम स्टेट में आता है। ड्रीम स्टेट में जो है वो तुम्हारे कॉन्शियस स्टेट यानी जागृत अवस्था में आता है। लेकिन स्वरूप बदल के आता है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं की भाषाएं अलग है, क्षेत्र अलग है। इसलिए सिंबॉलिज्म याद है? हाथ ऊपर करो अगर आपको याद है। We read so much about symbolism, and we read so much about how symbolic world of the Sushupta Avastha, the Swapna Avastha, and the Jagruta Avastha are different from each other, and therefore it has to be converted. इसके बारे में हमने पढ़ा, राइट? और हम हमेशा से जानते हैं, हमारे सारे शास्त्र में, योगिक टेक्स्ट ले लो, उपनिषद ले लो, हम हमें सांख्य ले लो, मतलब षड्दर्शन ले लो, हमें हर बार समझाया गया है और हमें ये म्हणजे आपल्याला पटतं है, वी आर अग्रीएबल टू इट, दैट मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेट इज डीप स्लीप। बराबर है? ये तीनों अवस्था में से सबसे महत्वपूर्ण स्टेट हमारे लिए डीप स्लीप यानी सुषुप्त सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डीप स्लीप से जब भी हम आते हैं बाहर, तभी वी आर फीलिंग फैंटास्टिक। क्या अच्छी नींद हुई, आई एम फीलिंग सो गुड, वाह एकदम फ्रेश हो गई मैं। शास्त्र समझाता है इसलिए क्योंकि डीप स्लीप एक समय है जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस तुम्हारे सोल के पास होता है, हमारी चेतना हमारी आत्मा के पास होती है। और आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की जो शक्ति है, ये हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो चेतना है, ये ग्रहण करती है, और इसलिए वो रिजुविनेट हो जाती है या रिफ्रेश हो जाती है। सो दैट स्टेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन जिंदगी का अनुभव देखो, अगर 24 घंटे में आपको 1 घंटे का भी वो मिल जाए, डीप स्लीप स्टेट, तो वाह वाह, आज तो बहुत अच्छी नींद हो गई। हाँ, सो इट इज, बट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट कैन वी स्टे देयर फॉर एवर? नॉट अनलेस इफ यू आर इन निर्विकल्प समाधि प्रोबेबली, है ना? अदरवाइज यू कैन नॉट स्टे देयर फॉर एवर। सो देन अगर जिंदगी जीनी है, तो हमारे लिए कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कॉन्शियसनेस की दुनिया में क्या हो रहा है,
जहाँ विचार चल रहे हैं, जहाँ फीलिंग्स फील हो रही है, जहाँ पे हम लर्निंग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी बिलीफ सिस्टम्स तैयार हो रही है, जहाँ पे हम बंधनों में आ रहे हैं, जहाँ पे कोई चीजें हैं जो हमें आनंद देती है, कोई चीजें हैं जो हमें दुख देती है. एंड वी हैव टू नेविगेट थ्रू लाइफ and all the ups and downs of this world, the financial world, the emotional world, the world of health, the world of wealth, all of it. तो यहाँ पे consciousness becomes very very important, and that is why he is saying you have a conscious mind for a good reason. All right. Now, you must alter the type kind. So, if you do not like your experience, then you must change the nature of your conscious thoughts and expectations. अब ये बहुत सिंपल है. कई बार हमने सुना है, हमने प्रयत्न भी किए हैं और करते ही रहते हैं. अगर अनुभव जो हमारा अब भी हो रहा है, वो अगर हमें पसंद नहीं है, तो क्या करना होगा? नॉर्मल लोग जो है वो ब्लेम गेम खेलते हैं, राइट. लेकिन हम सजगता से भरे हुए हैं, तो हमको क्या करना होगा? ये जो अनुभव है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, वो मेरे ही विचार और मेरे ही भावनाओं से निर्माण हुआ है. तो अनुभव बदलने के लिए मैं मेरे विचार और मेरी भावनाओं को बदल डालूंगी, तो मेरा अनुभव बदल जाएगा. Right? So this is what you have to do. So you must alter the kind of messages that you are sending through your thoughts to your own body, to friends and associates. देखो, अपने ही शरीर को हम कितना कुछ कुछ बोलते हैं. हम कितनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक्सप्रेस करते हैं हमारे ही शरीर को. तो जो मैसेजेस हमारे विचारों के माध्यम से हमारे शरीर को देते हैं, ये तो अंदर की बात हो गई. लेकिन हमारे विचार ही बाहर के हमारे दोस्त, हमारे साथी जो है, इनको भी हमारे विचार ने ही उनको हमारी जिंदगी में लाया हुआ है. और जो व्यक्ति को तुमने तुम्हारी जिंदगी में लाया है तुम्हारी विचार और भावनाओं से, वो व्यक्ति अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हें तुम्हारे विचार और भावनाओं को बदलना होगा, ताकि वो व्यक्ति शांति से चली जाए. तुम जिससे तुम्हें आनंद मिले, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए. So we have to become aware of our thoughts and feelings, not only towards our own self, but also to our friends and all the other people in our life. Each thought has a result in your terms. The same kind of thought habitually repeated will seem to have a more or less permanent effect. If you like the effect, then you seldom examine the thought. If you find yourself assailed by physical difficulties, however, you begin to wonder what is wrong. राइट. देखो, हर विचार जो है वो कुछ ना कुछ उसका परिणाम होगा. लेकिन कई विचार जो है, अगर वो दोबारा नहीं सोचे जाए, तो वो जैसे आए वैसे चले भी जाएंगे. शायद इम्प्रिंट होगी, लेकिन इतना डीप रूटेड नहीं होगी. लेकिन एक ही विचार अगर बार 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 आता है, तो वो हमारी परमानेंट सिचुएशन को निर्माण करता है. रिपीटेड थॉट, इवन इन यू आर द प्लेसिबो, जो डिस्पेंजा की सुपरनैचुरल जो हमने पढ़ी, बिकमिंग सुपरनैचुरल, इन इसमें भी यही साइंटिफिकली प्रेजेंटेड है कि भाई, जो विचार तुम बार 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 सोचते हो, वो काफी फिक्स हो जाता है, वो काफी पक्का हो जाता है वहां पर. अगर हमें कोई भी विचार का परिणाम अच्छा लगता है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते. तुम जैसी जिंदगी जा रहे हो, वैसी अगर जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम जैसा पार्टनर, जैसा बॉस, जैसा भाई, जैसी माँ, जैसी बहन चाहते थे, वैसा ही वो अगर है, तो फिर हम उसको ध्यान नहीं देते. हम कभी कभार वी डोंट पे अटेंशन टू इट बिकॉज इट्स ऑल गुड. हाँ, पतंजलि क्या कहते हैं इसे? अक्लिष्ट. सो अक्लिष्ट जो है उसको हम ध्यान नहीं देते.
लेकिन अगर हाँ कुछ क्लिष्ट हो जाए, अगर कुछ तकलीफ हो जाए, अगर कुछ पसंद ना आए, तो हम तुरंत सोचने लगते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ तो बिगड़ा है, और क्या हुआ होगा, कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, फिर वो सारा शुरू हो जाता है. Sometimes you blame others or your own background or even a previous life if you accept reincarnation. फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बोलते हैं यार उसने ऐसा किया था ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, और देखो अब मेरे को प्रॉब्लम हो गई है. तो हम ब्लेम करने को दूसरों, कोई किसी न किसी को ढूंढते हैं. अगर नहीं मिलता है तो हम कहते हैं यार बचपन में कितना ट्रॉमा हुआ था, मेरी जवानी में मैंने कितने दुख सहे हैं, और हमारे बैकग्राउंड को हम ब्लेम करते हैं. और अगर वहां पे भी कुछ नहीं मिले तो हम बोलते हैं यार गए जन्म में गड़बड़ की है, और गए जन्म में मेरे साथ जो भी हुआ है उसका फल ये प्रारब्ध है जो मुझे भुगतना ही होगा. तो नसीब को भी हम दोष दे देते हैं. यू मे होल्ड गॉड और द डेविल रिस्पॉन्सिबल, और यू मे सिंपली से दैट इज लाइफ एंड एक्सेप्ट द नेगेटिव एक्सपीरियंस एज अ नेसेसरी पोर्शन ऑफ योर लॉट. तो या तो भगवान को दोष देंगे या शैतान को दोष देंगे, या कहेंगे भाई जिंदगी ऐसी ही है, जिंदगी तो सुख दुख से भरी है, जिंदगी में कांटे तो बिछे हुए होते ही है, गुलाब आए तो साथ में कांटा भी आएगा. और फिर कहेंगे कि भाई ये मेरे नसीब का खेल है, ये मेरा भोग है, और मुझे इसे भुगतना ही होगा. ये जो लास्ट सेंटेंस मैंने अभी बोला ना, ये जिंदगी के भोग है और मुझे भुगतना ही होगा. You may finally come to a half understanding of the nature of reality and wail, I believe that I have caused these ill effects, but I find myself unable to reverse them. अगर आप सजगता में हो तो एक तो भोग है, भुगतना होगा, इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है. अगर आप सजगता में आ गए, अगर आपको इनकी बात मंजूर है कि मेरे ही विचार और मेरी ही भावनाओं ने मेरी परिस्थिति को निर्माण किया है, तो अब क्या बोलोगे कि यार ये तो मैंने ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, खुद को खुद का ही बुरा मैंने कर दिया. तो लेकिन इसको मैं बदलूं कैसे? इसको रिवर्स कैसे किया जाए? राइट. इफ दिस इज द केस, अगर ऐसा है, then regardless of what you have told yourself thus far, you still do not believe that you are the creator of your own experience. As soon as you recognize this fact, you can begin at once to alter those conditions that cause you dismay or dissatisfaction. तो सबसे पहले स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी रियलिटी मैंने ही क्रिएट की है. आई क्रिएट माई होल रियलिटी, नॉट सम ऑफ इट, नॉट मोस्ट ऑफ इट, बट ऑल ऑफ इट. ये फिर से खुद को याद दिलाना होगा. और बस ये स्वीकार ही है जहां से परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी. जब तक ये हमें मान्य नहीं है, जब तक हम दोष इधर उधर ढूंढते हैं, खाण्यात आलं असेल, अभी अभी हम क्लास से पहले कौन कौन बीमार है और किसको किसको सर्दी खांसी, ये वो मौसम को हम ब्लेम कर रहे हैं, खाना या फटीग, नहीं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गया, नहीं ये हो गया वो हो गया. लेकिन वो सब कुछ होते समय जो तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं अंदर चल रही थी, उसको क्या तुमने देखा? नहीं. तो वही है जिस जो विच इज द रूट कॉज ऑफ योर बीइंग अनवेल. नहीं जाता है ध्यान वहां पे. वी गेट कॉट अप विथ लाइफ, वी गेट कॉट अप विथ द एक्सटर्नल happenings that are happening around us, and we stop examining our thoughts and our emotions. um मैंने कहीं तो भी पता नहीं सुना पढ़ा, वॉट, मेरे ध्यान में आया है कि आप अगर समझो टीवी देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, अगर सस्पेंस ज्यादा है ना,
तो बैठे बैठे अपनी नस पे हाथ रख लेना. जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर पल्स और पल्स रेट नाप लेना. Do you realize that as the suspense is happening, or as you are watching the violence on screen, your pulse rate is altering, your breath rate is altering, your body chemistry is changing? क्या ध्यान में आता है? Your digestive juices are changing. फिर हम कहते हैं यार अपचन हो गया. क्या खाया था मैंने? भाई कुछ नहीं खाया था. जब वो फिल्म देख रहे थे ना, तभी वो पर्दे पे जो भी कहानी चल रही थी उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि तुमने अपने ही पेट की जो एसिड है उसका पीएच बदल डाला. एवरी, मेरा कहने का मतलब है, एवरी स्मॉल लिटिल एक्सटर्नल कनेक्ट, जहां जहां हम जुड़ते हैं, ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस इन डाइजेशन. सो देर आर, जो जो चीज जहां पे हमारा ध्यान जाता है, अटेंशन जाता है, उतनी ही चीजों को हम नोट करते हैं. हम बाकी की चीजों को नोट नहीं करते. और ये ही करना होगा. वी विल हैव टू नाउ रिवर्स इट. सो नाउ ही इज सेइंग that as soon as you recognize this fact, you can begin at once to alter those conditions that cause you dismay or dissatisfaction. No one forces you to think in any particular manner. क्या आपके दिमाग के अंदर कोई बंदूक लेके बैठा है कि तुम ऐसे ही सोचो, यही सोचो, इसी दिशा में सोचो? कोई जबरदस्ती नहीं करता हमारे साथ. इन द पास्ट यू मे हैव लर्न टू कंसिडर थिंग पेसिमिस्टिकली. You may believe that pessimism is more realistic than optimism. You may believe that pessimism is more realistic than optimism. You may even suppose, and many do, that sorrow is ennobling, a sign of deep spiritualism, a mark of apartness, a necessary mental garb of saints and poets. Nothing could be further from the truth. शायद आपने अनुभव ये किया होगा कि दुख में ही थोड़ा बहुत कम ज्यादा, लेकिन दुख में से ही कुछ न कुछ निकलता है. इट इज सॉरो विच ब्रिंग्स आउट योर क्रिएटिविटी. सुना है? Yeah, have you heard about this? You must have watched the movie Rockstar. Rockstar? I think that was the name. Ranbir Kapoor, Imtiaz Ali movie. The canteen fellow tells, हाँ बघितलं है ना? The canteen fellow tells our hero who is trying to sing songs that when तुम्हारा दिल जब टूटेगा तब तुम्हारे अंदर से संगीत निकलेगा. राइट. क्या होता है कि बार बार जब ये हमारा अनुभव होता है तो वो हमारी मान्यता बन जाती है. दैट आउट ऑफ सफरिंग सम क्रिएटिविटी विल कम आउट. तो ये हमारी मान्यता बन जाती है और फिर हम पकड़ के चलते हैं. हमको लगने लगता है दुखी होना यानी बहुत बड़ी बात है. दुखी होना यानी श्रेष्ठ है. दुखी होना यानी अध्यात्म है. धीर गंभीर रहना अध्यात्म है. ये हमारी समझ बनती जाती है. अगर हम धीर गंभीर है, अगर हम हमारी दुख को झेले रहे हैं, तो हम दुनिया से अलग है, तो हम नोबल है, तो हम ग्रेट है. और ये हमें, और इसी में से हमारे अंदर की कवि हमारा जगेगा, या हमारे अंदर का लेखक बाहर आएगा, या गाना गाने वाला संगीत बाहर आएगा. ये बिल्कुल असत्य है. नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ. ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. ऑलराइट.
नाही पटलं तर प्लीज रिस्पॉन्ड, मला सांगा काहीतरी. जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ अँड टॉक इन बिटवीन, जो भी. म्हणजे असं नको की मी वाचते आणि तुम्ही आहात की नाही. So please, whatever you feel like adding to all these things, add करते जाना. All consciousness has within it the deep, abiding impetus to use its ability fully, to expand its capacity, to venture joyfully beyond the seeming barriers of its own experience. चेतना, चैतन्य, कॉन्शियसनेस क्षमता से भरी हुई है, शक्तियों से भरी हुई है। वो विस्तारित हो सकती है, वो व्यक्त हो सकती है, वो आयाम यानी फैल सकती है। और हमारे अनुभवों के जो दायरे है, जो हमारे अनुभवों का पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर को तोड़कर फैल कर खुशी से फैल सकती है। जॉयफुल एक्सपेंशन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज फुल ऑफ एबिलिटीज। चेतना है, चैतन्य है, जितना फैलना चाहे अनंत तक भी वो फैल सकता है। हम्म? the very consciousnesses within the smallest molecules cry out against any ideas of limitation. अगर आप अपने चेतना, अपने चैतन्य या अपने आत्मा कह लो, या अपने कॉन्शियसनेस को देखोगे, तो अगर उसको पकड़ा जाए ना, अगर उसको लिमिट किया जाए, अगर उसको रोका जाए, तो वो विरोध करता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो शक्तियों से भरा हुआ है। उसको रोकोगे तो दुख का अनुभव पक्का है। राइट? दे यर्न टुवर्ड्स न्यू फॉर्म्स एंड एक्सपीरियंसेस। हमारी चेतना, हमारा चैतन्य व्यक्त होना चाहती है, अनुभव लेना चाहती है, आनंद लेना चाहती है, सारे उपभोग लेना चाहती है। वो सीमित रहना बिल्कुल नहीं चाहता। Even atoms then constantly seek to join in new organizations of structure and meaning. हमारे शरीर की पेशी पेशी है ना, अणु अणु, कण कण हमारा जो है, ये कण कण जो है वो रूप बदलना चाहता है, वो अर्थ प्राप्त करना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर। कोई शरीर का एक भी सेल बीमार रहना नहीं चाहता, वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए, वो चाहता है कि उसकी क्षमताएं पूरी तरह से वो इस्तेमाल कर पाए, वो अपना काम कर पाए। कौन रोक रहा है उसे? हमारे विचार। ओ, आई एम अ डायबिटिक। वो बेचारा पैनक्रियास के सेल कितना भी ट्रांसफॉर्म होना चाहे, कितना भी कुछ करना चाहे, सारी क्षमता उसमें है, लेकिन कर ही नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे विचारों ने उसको बांध डाल दिया है। आई एम अ डायबिटिक। हु इज आई? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। आई एम अ क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म है, मुझे ये है, मुझे वो है। जो कल था वो आज नहीं हो सकता। हर पल, हर क्षण सब कुछ बदलता है। एवर चेंजिंग प्रकृति इज एवर चेंजिंग। हमारे विचार उसको बदलने से रोकते हैं, और हमारी फीलिंग, नहीं यार ठीक नहीं लग रहा, नहीं यार ठीक नहीं लग रहा, यू कीप रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 1 मिनट पहले मुझे ठीक नहीं लग रहा था, अब मुझे ठीक लग रहा है। पर वो जो मिनट है वो पास हो जाता है, फिर नेक्स्ट मिनट मुझे जब ठीक नहीं लग रहा, तो वो स्किप कर देते हैं। ठीक नहीं लग रहा है, एस्टैब्लिश्ड। ठीक लग रहा है, नॉट एस्टैब्लिश्ड। ठीक नहीं लग रहा है, री एस्टैब्लिश्ड। And then you are unwell for a few days or a few hours, depending on how much you are holding to that thought. You get it? आ रहा है बात? जी जी जी। तुम्ही आता म्हणाला ना प्रकृती इज एव्हर चेंजिंग, हो, ते दोन्ही अर्थी लागू होतं. प्रकृती बाहेरची पण आणि आपल्या शरीराला पण आपण प्रकृती म्हणतो ना. ऍब्सोल्युटली.
हम्म. तोच अर्थ होता माझा. When I said Prakriti, I meant that. Everything in nature, which includes us and all the cells of our body, ever changing. हाँ, अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, सब कुछ. कुछ भी स्थिर नहीं है इस ब्रह्मांड में. गतिशीलता है, मूविंग है. जो मूव होता है उस वो चेंज होता है. और जो भी चेंजिंग है वो रियलिटी को रियलिटी कैसे बोल सकते हैं? यू कांट कॉल इट परम सत्य, बिकॉज वो तो अगले क्षण बदल गया. फिर कैसे हुआ परम सत्य? राइट. सो दे डू दिस. तो हमारे शरीर के अंदर जो भी पेशियां हैं, जो हमारी प्रकृति है, ये अपना स्ट्रक्चर बदलना चाहती है. वो अर्थपूर्वक अस्तित्व चाहती है. कैसे चाहती है? इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली. ये स्वभाव है उसका. उसके लिए उसको सोचना नहीं पड़ता. उसके लिए उसको फील करना नहीं पड़ता. स्वाभाविक रीत से निरोगी रहना हमारा स्वभाव धर्म है. बीइंग हेल्थी इज द नेचुरल स्टेट. उसी दिन हम लोग बात कर रहे थे ना कि आजकल डॉक्टर के पास अगर कुछ चीज के लिए जाना पड़े या मेडिकल हिस्ट्री देनी पड़े, और अगर हम बोल देते हैं कि नहीं भाई मैं कोई गोलियां नहीं लेती, बीपी की गोली नहीं लेते, नहीं लेते. आप 60+ हो? हाँ हूँ. आप थायराइड की गोली नहीं लेते? नहीं लेते. आप कोई दवाइयां नहीं लेते? नहीं लेते. अरे सी, जो अननेचुरल है वो नेचुरल बन गया है. और जो नेचुरल है उसमें अचंबा होता है, उसमें सरप्राइज होता है कि ऐसे कैसे. हाँ. बट इट इज इंस्टिंक्टिव इज व्हाट ही इज सेइंग. दे डू दिस इंस्टिंक्टिवली. Man has been endowed and has endowed himself with a conscious mind to direct the nature, shape and form of his creations. अब देखो, सारे अनुभव मेरे मैं बना रही हूं. मेरे अनुभव का रूप रंग, उसका स्वभाव जो है, या उसका उसका नेचर जो है, ये मैं बना रही हूं. कैसे? जागृत कॉन्शियसनेस से, माई अवेकन्ड कॉन्शियसनेस से मैं मेरा एक्सपीरियंस बना रही हूं. सो मैन हैज टेकन दिस कॉन्शियसनेस so that he can use a conscious mind to direct the nature, shape, and form of his creations. All deep aspirations and unconscious motivations, all unspoken drives, rise up from the approval and disapproval of the conscious mind and await its directions. देखो, जब हमारा मन जो है ना, हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया, नहीं नहीं ये मुझे बिल्कुल नहीं. एक सिंपल, आप चले जाओ किसी साड़ी शॉप में, ड्रेस शॉप में, वो सेल्समैन जो है आपको अलग अलग ड्रेस दिखाने लगता है. तो कोई कोई ड्रेस, नहीं नहीं ये नीचे, हाँ ये रखो, सोचती हूँ, नहीं नहीं ये वाला तो मैं बिल्कुल नहीं. अवर माइंड, हाउ इज इट रेस्पॉन्डिंग? यहाँ पे वो कह रहे हैं जो भी हमारी गहराई में, हमारे दिल के दिल में जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस मोटिवेशंस है, जो भी हमारी अनस्पोकन ड्राइव्स, यानी वासनाएं कह लो, ये जो हमारी वासनाएं हैं, ये पहले कॉन्शियस माइंड में आती है. और कॉन्शियस माइंड उसको बोलता है ओके, यस. या कॉन्शियस माइंड उसको बोलता है ओके, नो. तब जाके वो कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके जो भी हमारे अनकॉन्शियस, हमारी डीपली रूटेड जो भी हमारी मान्यता है, बिलीफ है, या हमारा थॉट्स है, हमारे इमोशंस है, जो भी अंदर से हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं, ये सारी चीजें जब ऊपर आती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड के अप्रूवल या डिसअप्रूवल, यानी हाँ या ना पे निर्भर है कि वो बाहर निकलेगी या नहीं. He is again telling us the importance of the conscious mind. And again, he is telling us that without the conscious mind saying yes, approval, or saying no, disapproval, it will not, it will not be carried out. It will not come out.
देन अगर डिसअप्रूव कर दिया, नहीं नहीं ये बिल्कुल, तो वो रुकेगा, अंदर ही अंदर रुकेगा, एंड इट विल अवेट द डायरेक्शन। माइंड ने, कॉन्शियस माइंड ने हाँ या ना बोलना, परमिशन देना जरूरी है। उसके परमिशन के बगैर कुछ नहीं होगा। Only when it abdicates its function does it allow itself to become swayed by negative experience. Only when it refuses responsibility does it finally find itself at the seeming mercy of events over which it appears to have no control. तो ये जो माइंड जो है, हम ये माइंड का अप्रूवल पे बहुत कुछ निर्भर होता है। ओके, अगर वो जवाबदारी नहीं लेना चाहता तो फिर ऐसे लगता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है। सो a lot depends on how aware you are of your awareness, becoming conscious of your consciousness। लास्ट टॉक का जो टॉपिक था, becoming conscious about your own consciousness। All right, anyone wants to say anything about so far? Is it मॅडम, good? जी जी स्वाति बोल। सुरुवातीला तू ते म्हणाली बघ, म्हणजे माझं ते कन्फ्युजन आहे की आपण म्हणजे शाळेतल्या मुलांच्या ह्याच्यात बघ, काही वेळेला ट्युटोरियल मध्ये ऐकतो की तुम्हाला झोप यायला लागली तर तुम्ही बाजूला रेकॉर्डिंग ठेवा आणि झोपा. पण आपण आता जे ऐकलं की जागृत अवस्थेत कॉन्शियस माइंड मध्ये गेलेलं असेल तर ते सबकॉन्शियस मध्ये जातं, नाही हो ते ना? नाही 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 नाही, ते सबकॉन्शियस मध्ये जात असेल, पण जोपर्यंत कॉन्शियस त्याला ओके म्हणत नाही तोपर्यंत ते व्यक्त होणार नाही, ते अनुभवात येणार नाही। म्हणजे ते ज्ञान रजिस्टर झालं, बरोबर, तिकडे रेकॉर्डिंग ऑन ठेवलंय, तू झोप, आता पण ऐकताना समजा झोप लागली आहे, ते सबकॉन्शियस मध्ये चाललेलं आहे, पण तुला आठवणार नाही। हा, सो मला तेच म्हणायचंय, हा, प्रश्नाचं उत्तर देताना मग त्या मुलांना कसं आठवतं ते? करेक्ट। सो कॉन्शियस माइंड मध्ये आल्याशिवाय ते व्यक्त होऊ हं, शकत नाही। हं. कारण मग ही जी काही ट्रीटमेंट दिली जाते किंवा ही थेरपी वापरली जाते हम्म, ती कितपत योग्य आहे? हा, म्हणजे त्याला ऍक्च्युअली कॉन्शियसली एकदा तरी वाचायला पाहिजे, पाहिजे, तर ते बरोबर आहे। आता हे रेकॉर्डिंग पुस्तक, ठेवलं तर पुस्तक उशीखाली घेऊन झोपले नाही होणार काम म्हणून हा, हा म्हणजे मुद्दा पटला मला त्यांचा, की हा, जसं आम्ही, स्मिता विल अग्री विथ दिस, आम्ही PLR करतो ना, तर ज्याच्यामध्ये हिप्नॉटिक टेक्निक्स यूज करतो किंवा नॉन हिप्नॉटिक, म्हणजे क्लायंटला ट्रान्समध्ये टाकतो। द क्लायंट इज फुल्ली कॉन्शियस इवन इफ इट्स एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। when they come out of it they remember everything। उनका जो अनुभव हुआ, उन्होंने जो भी पास्ट लाइफ देखा, हमने क्या सवाल पूछे, उन्होंने क्या जवाब दिए, उस लाइफ को देखने के बाद उन्होंने क्या लेसन्स लर्न किए, कौन सी चीज, व्हाट आर देयर रियलाइजेशंस, व्हाट आर द इनसाइट्स दे गेन्ड, दे रिमेंबर एवरीथिंग। यस स्मिता, प्लीज टॉक टू अस। सो स्वाती, आय विल ऍड्रेस स्वाती. स्वाती याला एक एनॉलॉजी मी सांगते खूप छान, की पाऊस पडला की ते झिरपणार. ओके, दॅट्स द सबकॉन्शियस माइंड, इट्स गोइंग इन टू द सबकॉन्शियस माइंड. पण ते पाणी जेव्हा आपल्याला परत हवं आहे आणि आपण तिथे तो हँड पंप लावलाय, तो असं असं केल्याशिवाय ते पाणी वरती नाही येणार. फॅन्टॅस्टिक, ब्युटिफुल, ब्युटिफुल स्मिता, very good analogy, दॅट इज व्हॉट beautiful। इट इज. Yes, so कारण हा प्रश्न ना मला नेहमी पडायचा की hmm, असं जेव्हा त्यांना सांगतात ना, तर त्याने जर एकदाही ते वाचलेलं नसेल तर असं फक्त रेकॉर्डिंग लावून कसं काय डोक्यात शिरणार आहे? hmm. See, beautifully पण explained by Smita. Yes. तो वाचतो ना, तो वर्गात वाचतो, टीचर शिकवायचा प्रयत्न करते, तो वाचायचा प्रयत्न करतो. सो तेव्हा त्याच्या डोळ्याखालून, नजरेखालून आणि त्याच्या त्याच माइंडमध्ये वेळेला ते गेलेलं हं, असतं.
त्याच वेळेला गेलेलं असेल तर ते रेकॉर्डिंगला फायदा आहे. पण पहिल्यांदाच जर तुम्ही रेकॉर्डिंग कंटाळा आलाय आता मला होत नाहीये म्हणून रेकॉर्डिंग लावून झोपल्यावर नाही शिरणार आहे पुन्हा ते ऐकावं रेकॉर्डिंग. लागेल उठल्यावर. हो. हा, बरोबर. उठल्यावर ऐकल्याशिवाय नाही होणार. नाही होणार आहे. तर ना लहान मुलांना तुम्हाला बेबीजला फॉरेनचे लँग्वेजेसचे गाणे ऐकवायचे किंवा न्यूज ऐकवायच्या, काहीतरी भाषण ऐकवायचं आणि त्याच्याने जेव्हा ते मोठे होतील तेव्हा त्यांना ती भाषा पटकन अवगत होते. यु नो दे ग्रास्प इट व्हेरी क्विकली अँड इझी. श्रवण झालेलं आहे ऑलरेडी. आणखी बारिश तो हो चुकी है. That is the rule. Yes, बारिश तो हो चुकी है. That is why in spiritual studies always श्रवण मनन निधिध्यास, ज्ञान मार्ग का ये 3 you cannot skip a step. First श्रवण, then you do मनन, चिंतन, मनन, and तब जाके निधिध्यास, it will percolate. You will be able to reproduce, understand. In your analogy, bring the water up without it. कारण बघ, गर्भसंस्कार मध्ये आपण अभिमन्यूचं घेतो उदाहरण. अभिमन्यू जागा होता, आई झोपलेली होती तरी हो अभिमन्यू जागा होता, हो हो, त्यामुळे त्याला तो ते झोपलेला असता तर नसतं झालं. आठवलं नसतं आठवलं ते. Yes. So, yeah. Yes, Smita. And also we are multisensory beings. तर मला असं वाटतंय की ते तसंही झिरपून जाणार तुम्ही जर झोपेत जरी ऐकलं तरी, हो. कारण की वी आर मल्टीसेन्सरी हा. अँड इट्स गोइंग टू गो इनसाइड, बट द कॉन्शियसनेस हैज टू बी जागृत while To bringing bring it it back up. Yes. आपण काय करतो, पंप हाताने असं असं करतो तेव्हा ते पाणी येतं. दॅट इज द कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली वॉन्टिंग दॅट वॉटर टू कम अप. आपने आप तो पंप असा असा होऊन नाही येणार आहे हा, बाहेर. स्वतःहून नाही होणार आहे. Absolutely. Yes. So this was like the preface is not yet over. There's one more page of it. But this is the point that he's made. Very important point. कि consciousness होना बहुत जरूरी है. चेतना होना जरूरी है. चैतन्य होना जरूरी है. उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा. हाँ, तुम जुड़ ही नहीं पाओगे. जैसे मैंने कहा आंख में लाइट, आंख है पर लाइट नहीं है तो कैसे देखोगे? Right? So that's how it is. Now, मॅम, yeah, बोल बोल. तुम्ही कधी कधी सांगता ना PLRचं उदाहरण हो. की काही काही क्लायंट असतात त्यांना ते ओपन अप होत नाहीत, म्हणजे Correct. तिथंही हे होत असेल ना की ते सबकॉन्शियस मध्ये आहे त्यांच्या, पण त्यांचा कॉन्शियसनेस ते Allow अलाउ करत नाही नाही करत बाहेर. नाही. हा. Perfectly, very well said. Yes, सुचित्रा, थैंक यू फॉर दैट पॉइंट. बहुत अच्छा पॉइंट है. Yes. कई बार क्लाइंट्स को हम जब ऑल्टर्ड स्टेट में डालते हैं, वो ऑल्टर्ड स्टेट्स में भी वो ओपन होने से मना करते हैं. कहते कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है. इतनी हम अगर इंसान है तो हमारे अंदर बहुत कुछ अनुभव है. कोई ना कोई अनुभव तो आएगा. पिछले जन्म का नहीं भाई, इस जन्म का आ सकता है. अनकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस तो अनुभव तुम्हें याद आएगा. कुछ ना कुछ तो ऊपर आएगा ना. ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ भी नहीं याद आया. बट या दैट्स द थिंग. ब्लॉक है, ब्लॉक है. और ये कॉन्शियस माइंड उनको मना कर रहा है शेयर करने से, जो भी, और वो जो भी ऊपर आ रहा है उसको आने से रोक रहा है कॉन्शियस माइंड. यस, गुड पॉइंट सुचित्रा. ग्रेट कैचिंग, ग्रेट कैच. अब यो आगे थोड़ा ये समझाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के जो बुक्स होती है ना, ये देखो सारा पॉजिटिव थिंक करो, ऐसा कोई बोले और अपने को करने को ना आए फिर भी बोले, और तो वो अच्छी ही बात है. उसके अपने अपने फायदे होते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग इज बेनिफिशियल. लेकिन जो हमारे अंदर के जो दबे हुए चीजें हैं, रिप्रेस्ड चीजें हैं, या हमारे अंदर जो क्लेश है, जो क्लिष्ट चीजें हैं, उनको नहीं पॉजिटिव थिंकिंग बदल सकता. ऑलराइट. आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल मैं आईने में देखकर 1000 बार बोलूं पर डे, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता कि मैं ब्यूटीफुल हूं.
तो ये लिमिटेशंस, एन एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बोल रही हूँ, एक कि वो जो अंदर दबी हुई चीजें हैं, जो अंदर, हमारे अंदर जो संस्कार है, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, हमारे अंदर जो मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम्स है, ये पॉजिटिव थिंकिंग करो इतना बोल के काम नहीं होता हमारा, क्योंकि उनको कौन देखेगा? तो द सीक्रेट चाहे कितना भी पढ़ लो, उसके सारे नियम इस्तेमाल कर लो, फिर भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। कई लोग हैं जो बोलते हैं यार मैंने सब कुछ किया, आस्क एंड यू शैल रिसीव, एंड देन विजुअलाइज, और ये वो जो भी कुछ उसमें स्टेप्स दिए गए हैं, लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी। तो वो जो अंदर की जो वो वासनाएं, अंदर के टेंडेंसीज है, वासना को इंग्लिश में टेंडेंसीज कहते हैं, उन टेंडेंसीज को नजरअंदाज कर किया जा रहा है। और हर एक व्यक्ति के टेंडेंसीज यूनिक, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, तो जनरलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। आ रही है मेरी बात ध्यान में? तो वैल्यू है इन किताबों को, लेकिन हम जो है ये मल्टी डायमेंशनल है, और हर पर्सनालिटी अलग है, और जनरल नियम, प्रकृति के कुछ मूल नियम है, वो तो है, लेकिन अपने अपने नियम भी अलग अलग है, जिसको हम हमारे आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे स्वधर्म। हम सब बेटियां हैं, लेकिन हमारी सबकी, हमारे माता पिता के तरफ जो बेटी होने का स्वधर्म है, हर एक का अलग अलग है। थोडस विचार करा या वाक्यावर। हमारे खुद के हम धर्म बनाते हैं। जनरल लॉज तो है कि भाई हर बच्चे ने अपने माँ बाप को देखना चाहिए, या माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, ये जनरल लॉज है, सबको एप्लीकेबल है। लेकिन व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल कॉन्शियस लॉज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन? कहीं कहीं पे स्वधर्म ये हो सकता है किसी बेटे का या किसी बेटी का, कि वो अपने माता पिता से पूरी तरह से नाता तोड़ दे, या उनसे नाता तोड़ दे इन द सेंस, नाता तो डिवोर्स तो हो नहीं सकता, लेकिन उनसे दूर रहे। सो इट कैन बी, तो उसका वो स्वधर्म बना। इफ इन अ पेरेंटल रोल, इफ द पेरेंट्स आर टू क्रूअल, तो नहीं नहीं मैं बेटी हूं, मेरा तो धर्म है, मुझे कितना भी वो अत्याचार मुझ पर करे फिर भी मुझे करते ही रहना है, ये मेरा धर्म है। नहीं भाई, उस केस में वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तो हर माँ बच्चे का रिलेशनशिप, हर पिता बच्चे का रिलेशनशिप अलग अलग होता है, उसके हिसाब से स्वधर्म बदलेगा। शायद आपको मेरी बात मान्य ना हो, सोचो उसके बारे में। जनरल लॉज, यस, जनरली स्पीकिंग यस, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता निभाना ही है। भाई पति ने इतने अत्याचार किए हैं, या पत्नी ने बेचारे पे इतना अत्याचार किया है कि टूट चुके हैं पूरी तरह, फिर भी निभाने हैं। जनरल लॉ यस, निभाने हैं। इंडिविजुअल लॉ इस केस में बिल्कुल नहीं। योर लेसन इज टू लर्न टू से नो, to learn to stand up for yourself, to learn to come into your own powers, to learn to take your powers back into your own hands. Maybe that is the lesson for this particular person. Huh? So that's what he is saying, that we have to take into consideration. Okay, so if you are in poor health, you can remedy it. If your personal relationships are unsatisfactory, you can change them for the better. If you are in poverty, you can instead find yourself surrounded by abundance. Whether or not you realize it, you have pursued your present course with determination, using many resources for ends or reasons that at one time made sense to you.
तो अगर तबीयत अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारा आरोग्य अच्छा नहीं है तो वो सुधार सकते हो। अगर तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है तो वो बदल सकते हो। अगर तुम्हारे गरीबी में हो तो अमीर हो सकते हो। आप जो हो वो क्यों हो? क्योंकि उस समय पे जब तुमने ये कदम उठाया या इस दिशा में तुम चलने लगे, उस समय पे तुम्हें ये ठीक लगा था। जो भी तुम्हारे कारण होंगे, जो भी तुम्हारे रीजंस है, तो तुम्हें वो यही मार्ग तुम्हें ठीक लगा था। और बड़े निश्चय के साथ अपनी सारी रिसोर्सेज यानी अपनी सारी ताकत लगाकर आप इस मार्ग पर चल पड़े। लेकिन जब इस मार्ग के अंत में आए तो देखा तो डेड एंड है। यू तुम्हें चाहे तुम्हें वो ध्यान में आया हो या ना आया हो, किसी एक समय पे इस रोड पे चलने का, जब तुमने इस मार्ग पे चलने का जब तुमने तय किया था, तुम्हारे कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। और तुमने दृढ़ निश्चय किया होगा कि नहीं, मैंने अपना मार्ग चुन लिया है और इसी मार्ग पर से मैं चलूंगी। और क्यों? ये वजह से मुझे ये मार्ग सही लग रहा है, मैं चलूंगी। फिर सारी ताकत लगा दी, पैसे, संपत्ति, शारीरिक ताकत, भावनिक ताकत, मानसिक शक्ति, सब लगाकर तुम इस रोड पर से चलने लगे। लेकिन जब अंत में पहुंचे तो देखा तो डेड एंड है। You may say, poor health makes no sense to me, or a fractured relationship with my mate is hardly what I was after. I certainly have not been pursuing poverty after all my hard work. और डेड एंड पे आके तुम ये कहोगे, नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं चाहा था, मैंने तो गरीबी नहीं, इतनी मैंने मेहनत की है। क्या गरीब रहने के लिए की? इतना मैंने संबंध, जो भी मैं उस संबंध सुधारने के लिए जो भी कुछ किया, क्या इस तरह से रिश्ता तोड़ने के लिए किया मैंने? क्या मैं चाहती हूं मैं आरोग्य मतलब अच्छा ना रहे मेरा? इफ यू वर born पुअर और born sick, then it certainly seems to you that these circumstances were thrust upon you. अरे फिर आप बोलोगे, मेरा तो मैं पैदा ही हुई गरीबी में। तो तुम्हें कैसे लगेगा कि भाई ये तो मुझ पर थोपा गया? अब मैं पैदा ही हुई गरीबी में, तो मैं क्या कर सकती हूँ? राइट? या आपको होगी कि भाई मैं बीमार ही पैदा हुई, या अधूरी ही पैदा हुई, डिसेबिलिटी है, मैं ऐसे ही पैदा हुई, तो मैं क्या कर सकती हूँ? then it certainly seems to you that these circumstances were thrust upon you, yet they were not, and to some extent or another they can be changed for the better. नहीं, कुछ भी तुम पर थोपा नहीं गया। अगर तुमने किसी डिसेबिलिटी के साथ जन्म लिया है तो तुम्हारे कुछ कारण है। हमने शेड स्पीक्स में देखा कि कैसे दो लाइफ के बीच में हम रिव्यू करते हैं और हम अगला लेसन लर्न करने के लिए तैयारी करते हैं, और परिस्थितियां चुनते हैं, माँ बाप चुनते हैं, घर बार चुनते हैं, शहर चुनते हैं, सब कुछ चुनते हैं, सब कुछ हमारी चॉइस से हम करते हैं। कोई भी पॉइंट पे, किसी भी वक्त, इन बिटवीन लाइव्स और विद इन द लाइफ, देर इज नेवर अ पॉइंट व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस। राइट? सो ये, तो उसका मतलब ये है कि उस चीज को कई हद तक तुम बदल सकते हो। तुम अपनी परिस्थिति को, अपने संबंधों को, पैसे को, अगर कोई रोग है तो तुम अपना शरीर जो भी है, आरोग्य है, तुम इसे बदल सकते हो। अगर हाँ ऐसा है कि भाई पैदा ही हुए अंधे, आंख ही नहीं है, यू वर बॉर्न ब्लाइंड, ओके, इफ यू हैव चोजन अ बॉडी विथ नो आईज, फिर भी कुछ हद तक तुम कुछ ना कुछ तो कर पाओगे। फिर भी प्रोडक्टिव क्रिएटिव जिंदगी तुम जी पाओगे। अगर कॉन्शियसनेस है तो पॉसिबिलिटी है। अगर कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो हजार ऑब्जेक्ट पड़े हैं, एक्सपीरियंस नहीं होगा।
C plus O is equal to E. ठीक है? All right. So now you see, and so this does not mean that effort is not required and determination. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रयत्न की नहीं जरूरत है. जैसे स्मिता जी अभी कह रही थी, वो पानी का हैंडल जो है, वो पानी को ऊपर निकालने के लिए करना होगी मेहनत, हिलाना होगा उसको. सो एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड. सिर्फ उतना नहीं, निश्चयता भी चाहिएगी उसके साथ. तुम्हें दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं ये चीज को बदल के ही रहूंगी. सो एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड एंड डिटर्मिनेशन. इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट पावरलेस टू चेंज इवेंट्स एंड दैट ईच ऑफ यू, रिगार्डलेस ऑफ योर पोजिशन, स्टेटस, circumstances और physical condition, is in control of your own personal experience. जो भी अनुभव में तुम हो, जिस भी चीज को लेकर, जिस भी व्यक्ति वस्तु विषय को लेकर, जो भी आपका अनुभव है, ये आपका अनुभव है. आप जब चाहो उसे बदल सकते हो. ऑलराइट. यू सी एंड फील व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी एंड फील. और एक ये बात यहाँ पे आ गई कि वही देखते हो और वही महसूस करते हो जिसकी तुम अपेक्षा रखते हो. अरे यार चलो ना, बहुत मजा आएगा, ये अपेक्षा हो गई. फिर तुम मजा ही ढूंढोगे तो देखोगे मजा. फिर अनुभव कैसा होगा? वो भी मजेदार ही होगा. Right? You see and feel what you expect to see and feel. The world as you know it is the picture of your expectations. ये दुनिया हमारे अपेक्षाओं का चित्र है, या हमारे अपेक्षाओं के का चलचित्र है, मैं कहूंगी. हाँ, मूवी है ये. The world as the race of man knows it is the materialization en masse of your individual expectations. As children come from your physical tissues, so is the world your joint creation. ये दुनिया आपने और मैंने मिलकर बनाई है. ये दुनिया में जितनी भी अच्छी, जितनी भी बुरी, और अच्छे और बुरे के बीच में जो भी कुछ है, between black and white, all the gray areas, सब कुछ इंसान ने एक साथ अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से, हमने सबने मिलकर ये बनाई है. जैसे हमारे शरीर के से हम एक बच्चा निर्माण करते हैं. एक बच्चे का शरीर हमारे ही शरीर से बनता है. जब एक पुरुष का एक बीज और स्त्री का एक बीज, जब दोनों जुड़ते हैं, एक पेशी जाइगोट तैयार होता है. फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और एक उसमें से बच्चा बच्चा पूरी तरह निर्माण होता है. वैसे ही आपने और मैंने, हमने मिलकर ये दुनिया बनाई है. बस. आज इतना ही काफी है. ओके, वी हैव 5 minutes. वी विल स्टॉप ओवर हियर. और कहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है? और वो आगे बताते हैं कि ये किताब इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ताकि आप, अगर आपके अस्तित्व में कुछ नकारात्मकता है, विचार या भावनाओं को, तो उसको मतलब उसको नजरअंदाज ना करें, और उसको आप हैंडल कैसे कर सकते हो, बस ये ही बात मैं आपको समझाने वाला हूँ. और ऐसी कोई कोई एक्सरसाइजेस दूंगा या मेथड सिखाऊंगा कि जिससे आपकी क्रिएटिविटी उभर कर बाहर आ जाए, और आप उसे इग्नोर ना करो, रिप्रेस ना करो, और जिंदगी आप, यू कैन लिव योर लाइफ टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल. द मेथड्स दैट आई विल आउटलाइन डिमांड कंसंट्रेशन एंड एफर्ट. लेकिन प्रयत्न के बगैर, एकाग्रता के बगैर ये नामुमकिन है. चैलेंजिंग भी लगेगा शायद आपको, लेकिन आपकी चेतना में, आपके चैतन्य में फैलाव जरूर आएगा, एक्सपेंशन जरूर आएगा. ठीक है, ये बात उन्होंने समझाई.
This book will explain how personal reality is formed with great stress laid upon the ways of changing unfavorable aspects of individual experience. तुम्हारा पर्सनल अनुभव अगर तुम बदलना चाहते हो तो वो कैसे बदल सकते हो, ये मेनली मैं ये बात तुम्हें इसमें समझाऊंगा. Okay, the point will be made that all healings are the results of acceptance of one basic fact, that matter is formed by those inner qualities that gave it vitality, that structure follows expectation, that matter at any time can be completely changed by the activation of the creative faculties inherent in all consciousness. Okay, need to go. Okay, समझे? तो जो भी है, हमारे कॉन्शियसनेस की जो क्षमता है, हमारे चेतना चैतन्य का जो गुण है, वो गुण के हिसाब से या गुण की शक्तियों से हम हमारी रियलिटी हमेशा बदल सकते हैं. और वो कह रहे कि इस किताब में मैं आपको ऐसी क्रियाएं बताऊंगा, ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि जिससे आप ये कर पाओगे. अर्थात उसके लिए प्रयत्न और निश्चय, ये दो चीजें आपको जरूर लगेगी. और बस आई थिंक दिस इज इट. ये प्रीफेस आज हमने पढ़ लिया और हम कल से द नेचर ऑफ पर्सनालिटी चैप्टर 1 पार्ट 1 चैप्टर 1 वेर यू एंड द वर्ल्ड मीट. तो ये हम पार्ट 1 जो है वेर यू एंड द वर्ल्ड मीट, और उसका चैप्टर 1 जो है ये हम कल शुरू करेंगे. So this was his introduction, explaining why consciousness and the conscious aspect of the consciousness is important. All good? कोई सवाल, कुछ ऐड करना चाहोगे? या रुकते हैं यहाँ पे? Shall we stop here? All right. Thank you so much, friends, and I will see you tomorrow. Bye bye.